क्लास 12 कैलेडोस्कोप की पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट कूल के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये पोएम लिखी है एक आयरिश पर्सन ने जिनका नाम था W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। ये एक आयरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे और मिस्टिक थे। देखिए, पोएट का मतलब तो आप जानते हैं, ड्रामेटिस्ट का मतलब जो नाटक लिखा करते हैं, और मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी। रहस्यवादी से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रहस्यवादी का मतलब होता है जो बहुत ही गूढ़ चिंतन करते हों, आध्यात्मिकता से जुड़ा, उनके लिए रहस्यवादी या मिस्टिक वर्ड यूज़ लिया जाता है। ही वॉज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। ये एक प्रकार का मूवमेंट था, एक आंदोलन था आयरिश लिटरेचर को, आयरिश हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए। एक प्रकार का रिवाइवल मूवमेंट कभी आयरलैंड में हुआ था और ये उसके काफ़ी अग्रणीय रहे थे उसमें। एंड वॉज को फाउंडर ऑफ द एबी थिएटर। इसके अलावा एक बहुत फेमस थिएटर है एबी थिएटर, ये इन्होंने ही फाउंड किया था। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923 और अपने इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1923 में। तो अब ये वाली पोएम हम डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत ही इजी पोएम है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल वर्डिंग्स है इसकी। तो सबसे पहले इस पोएम का एक बेसिक आइडिया लेते हैं। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल एक इमोशनल पोएम है जिसे W.B. यीट्स ने लिखा है। कवि विंटर सीजन में कूल पार्क जाता है और वहाँ झील पर तैरते हुए 59 स्वान्स देखता है। यह दृश्य उसे 19 साल पहले की यात्रा की याद दिलाता है। एक्चुअली आयरलैंड में एक बहुत ही फेमस पार्क है जिसका नाम है कूल पार्क। ये 1000 एकर्स में फैला हुआ काफ़ी बड़ा पार्क है जहाँ पर पोएट जाते हैं और वहाँ पर एक पॉन्ड है, एक झील है जहाँ पर वो 59 स्वैंस को तैरते हुए देखते हैं और ये देखकर उन्हें कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं। कवि को दुख होता है कि जहाँ हंस आज भी वैसे ही सुंदर और जीवंत है, वहीं वह खुद अब बूढ़ा और थका हुआ महसूस करता है। हंस यहाँ पर यूथ, ब्यूटी और नेचर के स्थायित्व के सिंबल हैं, जबकि कवि अपने जीवन में बदलाव और लॉस को महसूस करता है। यानी कि स्वांस को जब वो देखता है तो उसे अचानक एक बात महसूस होती है कि वो इतने सालों से यहाँ पर आ रहा है, इन स्वांस को देख रहा है और स्वांस हमेशा ब्यूटीफुल नज़र आते हैं, हमेशा से एकदम लाइवली, जीवंत नज़र आते हैं। लेकिन इतने सालों से आते आते अब वह खुद बूढ़ा हो चुका है और थका हुआ महसूस करता है। तो यहाँ पर एक प्रकार का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। स्वांस जहाँ पर ब्यूटी और यूथ का प्रतीक है, वहीं पर पोएट अपने आप को ओल्ड महसूस करता है, टायर्ड महसूस करता है। तो किस प्रकार हमारे जीवन में बदलाव होते हैं, किस प्रकार हम यूथ को खो देते हैं, वो एक जो लॉस होता है जो हम फील करते हैं बढ़ती उम्र के साथ, उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। कवि श्वास की स्वतंत्रता और साथ को सराहता है, यानी उस श्वास में जो एक कंपेनियनशिप होती है वो उसको काफ़ी प्रेस करता है, लेकिन उसे इस बात का डर भी है कि एक दिन ये हंस भी कहीं चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। हंसों के माध्यम से कवि अपनी पुरानी यादें, जीवन के नुकसान और बीते समय के लिए जो लगाव वाली भावनाएं होती है, जिनको हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं, वो नॉस्टैल्जिक हो रहा है, उसे अपने पास्ट की कुछ बातें श्वास को देखकर याद आती है, वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। एक प्रकार से मानव जीवन के चेंजिंग नेचर के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ तो मानव जीवन है जो लगातार बदल रहा है और एक तरफ ये नेचर है, उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। देखिए, इस पोएम के स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार होती है। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग्स दिए गए हैं और जो बीच में आपको लाइंस नज़र आएंगी उनको मैं एक एक करके रीड कर रहा हूँ। पहली लाइन इस पोएम की कहती है, द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। इसका मतलब ये हुआ कि पोएट यहाँ पर कूल पार्क में जब इन स्वांस को देख रहा है तो उस वक्त ऑटम सीजन चल रहा है। ऑटम का मतलब शरद ऋतु या फिर आप कह सकते हैं पतझड़ का मौसम, वो अभी चल रहा है और सारे ही पेड़ इस मौसम में बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई। वुडलैंड का मतलब हो गया जंगल, वुडलैंड पाथ्स का मतलब हो गया फॉरेस्ट पाथ, यानी जंगल के रास्ते। अभी चूंकि ऑटम का सीज़न है, पतझड़ का मौसम है, तो अभी जंगल के रास्ते बिल्कुल सूखे हैं और वातावरण में एक प्रकार की शांति फैली हुई है, कामनेस ऑफ द एनवायरनमेंट यहाँ पर हमें दिख रहा है।
अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट द वाटर मिरर्स ए स्टिल स्काई। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अभी शाम का वक्त है। ट्वाइलाइट का मतलब होता है सनसेट का टाइम, शाम का वक्त। एंड द लाइट इज सॉफ्ट एंड डिम। अब शाम के वक्त कैसा मौसम होता है? शाम के वक्त लाइट एकदम डिम हो जाती है, हल्की सी रोशनी रहती है, एकदम मंद सी रोशनी रहती है। और इस रोशनी में जो लेक का वाटर है, यानी झील का जो पानी है, उसमें आसमान की परछाई पड़ रही है। यानी लेक वाटर, झील का जो पानी है, वो इस शांत से आकाश को एक आईने की तरह दर्शा रहा है। हम इस लेक के वाटर में आसमान की इमेज को देख सकते हैं। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर एमंग द स्टोन्स आर 950 स्वान्स। अब ये पोएट आगे कहता है कि ये जो लेक है, इसका वाटर बिल्कुल ब्रिमिंग है। ब्रिमिंग वाटर, ब्रिमिंग वाटर का मतलब होता है एकदम फुल भरा हुआ, एकदम छलकता हुआ। जब कोई चीज़ बिल्कुल भर दी जाती है तो उसे ब्रिमिंग कहते हैं। तो इस लेक के फुल भरे हुए पानी में कहीं पर स्टोन्स हैं, यानी कि पानी के किनारे, इस झील के किनारे कहीं पर बहुत सारे पत्थर हैं और उन पत्थरों के बीच पानी में उसे स्वांस नज़र आ रहे हैं। और पोएट ने वहाँ पर खड़े होकर इन स्वांस को गिना है। गिनने पर उसे पता चला कि टोटल 9 एंड 50, 9 प्लस 50 यानी कि टोटल 59 स्वांस है जो इस पानी में तैर रहे हैं। यानी कि पोएट ऑटम के सीज़न में, अक्टूबर के मंथ में एक लेक के किनारे जाता है जहाँ पर बड़ी शांति का माहौल है, और वहाँ खड़े होकर वो इन पत्थरों के बीच में तैर रहे श्वास को काउंट करता है, जो टोटल 59 है नंबर में। अब उसके बाद में पोएट सोचने लगता है, द 19th ऑटम हैज़ कम अपॉन मी सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट। यानी कि पोएट कहता है कि मुझे यहाँ पर आते हुए 19 ईयर्स बीत चुके हैं। दिस इज़ माई 19th ऑटम। यानी कि मैं हर साल ऑटम के मंथ में इस झील के किनारे आता हूँ और यहाँ आकर मैं इन श्वास को काउंट करता हूँ, और काउंट करते हुए मुझे 19 ऑटम बीत चुके हैं। यानी कि 19 ईयर्स से पोएट हर साल यहाँ पर श्वास को गिनने के लिए आता है। जब उसने फर्स्ट टाइम काउंट किया था वो 19 ईयर्स पहले की बात थी। आई सॉ बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड ऑल सडनली माउंट। और जब वो उनकी काउंटिंग कर रहा था, उसकी काउंटिंग तो अभी पूरी भी नहीं हुई थी। उससे पहले कि वो अपनी काउंटिंग को पूरी कर पाता, तभी उसने देखा कि अचानक ये सभी स्वांस माउंट करते हैं। माउंट का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, यानी कि आसमान में उड़ने लगना। तभी उसने देखा कि ये जो स्वांस है अचानक हवा में ऊपर आसमान में उड़ गए। एंड स्कैटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स। आसमान में उड़ने के बाद इन स्वांस ने व्हीलिंग, व्हीलिंग का मतलब व्हील, और व्हील का मतलब होता है एक प्रकार का सर्कल बना लेना। द स्वांस स्कैटर्ड इन लार्ज अनइवन सर्कल्स इन द स्काई। यानी कि ये हंस बड़े बड़े गोल घेरे बनाते हुए अलग अलग दिशाओं में उड़ने लगे, क्योंकि ब्रोकन रिंग्स है ना, एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, बीच में से बिखरी हुई सी कुछ रिंग्स बनती हैं। अलग अलग दिशाओं में गोल घेरे बनाकर ये हंस आसमान में उड़ने लगते हैं। अपॉन देयर क्लैमरस विंग्स। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है शोर, आवाज़ें करना। क्लैमरस विंग्स का मतलब जब इतने सारे श्वास एक साथ उड़ेंगे तो उनके पंखों की आवाज़ भी होगी, जो कि बहुत लाउड है। तो पोएट कहता है द साउंड ऑफ देयर विंग्स वॉज लाउड एंड स्ट्राइकिंग। इन पंखों की आवाज़ बहुत ऊंची और प्रभावशाली थी। अगर आप इसको पिक्चर में देखेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा जैसे मैंने यहाँ पर इमेज में शो किया है। नेक्स्ट, आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रीचर्स एंड नाउ माई हार्ट इज सोर। पोएट कहता है कि मैंने इन ब्रिलियंट क्रीचर्स, यानी इतने सुंदर प्राणियों को, इतने मनमोहक प्राणियों को देखा है, और अब मैं इन्हें ऊपर की ओर अब उड़ते हुए देख रहा हूँ, लेकिन इनको देखते हुए माई हार्ट इज सोर। अब पोएट कहता है कि द पोएट फील्स पेन इन हिज हार्ट। उसको अपने ना दिल में एक प्रकार का दुख महसूस हो रहा है। इन श्वास को ऊपर आसमान में उड़ते देखकर पोएट अपने मन में एक प्रकार का दुख फील करता है। अब ये दुख क्यों फील कर रहा है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर बताया हुआ नहीं है, लेकिन आपको इसका मतलब खुद ब खुद समझना पड़ेगा।
इट मे बी पॉसिबली बिकॉज ऑफ एज एंड चेंज। हो सकता है कि कवि अपनी बढ़ती उम्र और अपने फिजिकल जो बॉडी है उसमें बदलाव जो हो रहे हैं उन्हें देखकर एक दर्द सा महसूस करता है। कवि ने देखा कि ये श्वास तो कितने यूथफुल है, इनमें तो कितनी जवानी भरी है, लेकिन अब वो खुद बूढ़ा हो रहा है और अपनी बॉडी को होने वाले चेंजेस को देखकर थोड़ा सा अपने हार्ट में एक पेन फील करता है। All's changed since I, hearing at twilight the first time on this shore। अब पोएट कहता है ऑल इज चेंज्ड, सब कुछ बदल चुका है। एवरीथिंग हैज चेंज सिंस ही फर्स्ट सॉ द स्वांस ड्यूरिंग द इवनिंग। जब 19 साल पहले से वो यहाँ पर आने लगा था, तब इसी वक्त ट्वाइलाइट पर जब वो इन स्वांस की आवाज़ें सुनता था, जब वो पहली बार, देखिए लिखा ना द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, जब वो इस शोर पर पहली बार आया था तब से वो इन स्वांस की आवाज़ें सुन रहा है। लेकिन तब से अब तक तो सब कुछ बदल चुका है। वो किस प्रकार की आवाज़ें सुन रहा है? द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हैंड। वो कहता है अबव माई हेड, यानी अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर मैं इनके पंखों की जो घंटियों की तरह बजती आवाज़ें हैं मैं उन्हें सुनता हूँ, और इन आवाज़ों को सुनकर मुझे लगता है जैसे सब कुछ तो बदल चुका है। ट्रोड विद ए लाइटर ट्रेड। पोएट कहता है कि जब वो पहले यहाँ पर आया करता था तब वो यंग था और हैप्पी था, इस वजह से हिज स्टेप्स वर लाइट, वो बड़े हल्के कदमों से चल पाता था। जब किसी पर्सन की एज कम होती है तो वो बड़ा लाइटली, बड़ा हल्कापन सा महसूस करता है और हल्के फुल्के कदमों से बड़े आराम से चलता है। लाइटर ट्रेड, ट्रेड का मतलब कदमों से चलना और ट्रोड का मतलब वो चलता था। वो बड़े हल्के कदमों से चल पाता था जब वो पहले यहाँ पर आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन ये श्वास अभी भी वैसे ही हैं, अनवियरीड स्टिल, लवर बाय लवर दे पैडल इन द कोल्ड कंपेनिएबल स्ट्रीम्स। अब पोएट कहता है कि मैं आज थका हुआ महसूस करता हूँ, मैं थक चुका हूँ, लेकिन ये श्वास आज भी अनवियरीड है। अनवियरीड, वियरीड का मतलब थके हुए होना, अनवियरीड स्टिल मतलब आज भी ये श्वास थके नहीं। लवर बाय लवर यानी आज भी ये जोड़े में तैरते हैं। दे पैडल इन द कोल्ड कंपेनियनेबल स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स का मतलब पानी की इन धाराओं में ये कंपेनियनेबल यानी कि साथ में, एक दूसरे के साथ, इन फ्रेंडली सी स्ट्रीम्स में ये आज भी पैडल कर रहे होते हैं, अपने पैरों को पानी में छप छपाते हुए तैर रहे होते हैं। देयर हर्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड। पोएट कहता है कि इन श्वास के हर्ट तो आज भी बूढ़े नहीं हुए, ये तो आज भी ऐसे ही यंग नजर आते हैं। आज भी इनमें एक पैशन और कंक्वेस्ट, वांडर वेयर द विल, आज भी इनमें एक पैशन देखने को मिलता है, एक एनर्जी है। पैशन का मतलब एक जुनून है और कंक्वेस्ट का मतलब एक प्रकार के एडवेंचर वाली फीलिंग है। इनमें एक प्रकार का रोमांच भरा है, ऐसा लगता है जैसे जीत का रोमांच है इनके मन में। और आज भी ये वांडर करते हैं, वेयर द विल यानी जहाँ इनकी विल यानी इच्छा हो वहाँ पर ये वांडर यानी घूमने लगते हैं, भटकने लगते हैं। अटेंड अपॉन देम स्टिल, और अटेंड अपॉन देम स्टिल का मतलब पैशन और कंक्वेस्ट जैसी क्वालिटीज आज भी इन्हें अटेंड करती है, यानी कि इनमें वो ऊर्जा और रोमांच आज भी भरा हुआ है। दीज क्वालिटीज आर ऑलवेज विद देम। पोएट बूढ़ा हो रहा है लेकिन ये श्वास आज भी मन से जवान है, आज भी इनमें एक ऊर्जा और उमंग का भाव है। चलो कोई बात नहीं, ये श्वास आज तो उसे एकदम यूथ में नजर आ रहा है, बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, मिस्टीरियस ब्यूटीफुल। ये श्वास जो है ना आज उसे इस शांत से पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रिफ्ट का मतलब यहाँ पर है तैरना। अभी भी ये इस स्टिल वाटर में एकदम काम से, शांत से पानी में ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और ये कितने मिस्टीरियस यानी कितने रहस्यमयी और सुंदर लग रहे हैं। आज ये मेरी नज़रों के सामने है, लेकिन कल का क्या पता। एमंग वाट रशेज विल दे बिल्ड, बाय वाट लेक्स एच और पूल। आज ये मेरे सामने है लेकिन कल न जाने किन रशेज में, यहाँ पर रशेज का मतलब है ठिकाना, कल न जाने कहाँ ये अपना ठिकाना बना लेंगे। विल दे बिल्ड, न जाने किस लेक के किनारे या न जाने किस पूल में यानी किस झील या न जाने किस तालाब में ये श्वास उड़ रहे होंगे। आज यहाँ है, न जाने कल कहाँ कहाँ ये अपना ठिकाना बना ले।
न जाने कहाँ ये श्वास डिलाइट मैन्स आइज व्हेन आई अवेक समडे टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे। पोएट थोड़ा सा मन में दुख फील करता है और कहता है कि आज तो मेरे ये सामने है, लेकिन न जाने कल व्हेन आई अवेक समडे, किसी दिन जब मैं उठूं और मैं यहाँ पर आऊं, और हो सकता है मैं ये पाऊं कि ये सभी श्वास तो उड़ चुके हैं और न जाने उड़कर कहाँ चले गए हैं, और न जाने कहाँ पर लोगों को खुशियाँ पहुँचा रहे हैं। जैसे कि आज मैं इतना खुशी इनको देख रहा हूँ, ये कल जब यहाँ नहीं होंगे तो कहीं और होंगे, और वहाँ पर जो इंसान होंगे वो इन्हें देखकर वही डिलाइट महसूस करेंगे जो मैं आज महसूस करता हूँ। यानी कि यहाँ पर पोएम में जो पोएट है एक प्रकार से वो लॉन्गिंग फील कर रहा है, उसको पुरानी कुछ यादें अपने मन में आ रही है और वो ये महसूस करता है कि अब वो पहले की तरह जवान नहीं है, अब वो बूढ़ा हो रहा है। हो सकता है कि पोएट किसी को मिस कर रहा है। हो सकता है कि जब वो पहले यहाँ पर पार्क में आया करता था तो उसका कोई कंपेनियन, उसका भी कोई क्लोज साथी रहा हो, लेकिन आज वो साथी इसके साथ नहीं है। यही वजह है कि जब वो श्वांस को देखता है तो इन श्वांस को देखकर उसको मन में एक वही दर्द महसूस होता है। उसको ये लगता है कि ये श्वांस आज भी जोड़े में है, लेकिन उसने शायद अपने किसी क्लोज साथी को खो दिया, इसलिए वो अकेला है। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, पोएट स्टार्टिंग में कहता है कि जब उसने श्वांस को काउंट किया तो श्वांस टोटल 59 थे। अगर सभी श्वांस पैर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, हम लोग तो एक्चुअली हिंदी में कहते भी हैं हंसों का जोड़ा, क्योंकि ये हंस हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, ये हमेशा एक साथी के साथ रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई एक हंस अपने जोड़ीदार को अगर खो दे तो वो उसके गम में मर जाता है। यानी कि ये श्वांस जोड़े में रहने के आदी है, और जब वो उन्हें काउंट करता है तो ये श्वांस कितने निकल कर आते हैं? 59। इसका मतलब कि एक जोड़ा अधूरा है, वो 60 नहीं है, वो 59 है। यानी कि उसको एक हंस आज पानी में अकेला दिख रहा है और ये हंस उसी को सिंबलाइज कर रहा है। वो एक प्रकार से पोएट कहना चाहता है कि जिस प्रकार आज मैं अधूरा हूँ, जिस प्रकार आज मैं अकेला हूँ, मुझ में जो अकेलापन है शायद उसको वही अकेलापन उस श्वान में नज़र आ रहा होगा। और उसे ये भी बात समझ में आती है कि जैसे उसने अपने साथी को खो दिया, उसी प्रकार हो सकता है ये श्वांस भी कल यहाँ ना रहे। देखिए श्वांस तो हमेशा बदलते रहते हैं ना। 19 साल से वही श्वांस तो उसको पॉन्ड में नज़र नहीं आ रहे। 19 साल में हर बार नए श्वांस वहाँ पर आते रहते हैं। तो पोएट ये कहता है कि ये श्वांस तो आज भी जवान बने हुए हैं, मैं तो इन्हें जब भी देखता हूँ इन्हें जवान ही पाता हूँ, लेकिन मैं आज अकेला हूँ। और शायद उसकी ढलती उम्र या अपने किसी साथी को खो देने का गम इस पोएम में W.B. यीट्स हमें दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर उनका जो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, उनका एक जो पास्ट है, अपने किसी को खो देने का एक जो दुख है, या फिर ढलती उम्र का जो एक दुख है, वो यहाँ पर इस पोएम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बस इतना कुछ ही यहाँ पर पोएट कहना चाहता था। पोएम की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए हैं जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, 2-2 लाइन के आंसर्स, आप बड़ा इजीली इन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। मैंने आपको सभी लाइंस का मतलब तो बता दिया, अब यही लाइंस पर से ये क्वेश्चन बने। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए, अब तक इस चैप्टर में जो भी बोर्ड के क्वेश्चंस रहे हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिए। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करना और इनको आप आराम से पढ़ लेना, या फिर अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कहीं कर सकते हो। लास्ट में मैंने कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी दिए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग इस साल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। बहुत सिंपल पोएम थी, आई होप मैं आपको बड़ा इजीली समझा पाया होऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।